बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Friends, Assalamu alaikum. I am Mubin Yunus and you're watching masterg.com. फ्रेंड्स, आज हम फूड प्रोसेसिंग में लेक्चर नंबर 5 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर पढ़ा था कि हम फूड प्रोसेसिंग में और फूड इंडस्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फूड को बेटर बनाने के लिए और फूड की प्रोसेसिंग के लिए, फूड को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने के लिए। अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ना है फूड स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, कि जब भी हमने फूड को स्टोर करना होगा लो टेम्परेचर पर तो उसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी फूड को प्रिजर्व करते हैं लो टेम्परेचर से, तो इससे क्या होता है कि फूड के अंदर जितने भी फूड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसके अलावा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर स्टॉप भी हो सकते हैं अगर फूड को हमने फ्रीजिंग या सब फ्रीजिंग टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया है। देन हम ये देखते हैं कि लो टेम्परेचर हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। लो टेम्परेचर अचीव करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 रेफ्रिजरेशन और चिलिंग, नंबर 2 फ्रीजिंग। इस पूरे लेक्चर के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने रेफ्रिजरेशन या फिर चिलिंग टेम्परेचर के बारे में स्टडी करना है कि अगर हम फूड को इस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर को स्टडी करना है कि जब हम फूड को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे। इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है, तो इसलिए इसमें हम फर्स्ट पार्ट रेफ्रिजरेशन और चिलिंग के मुतालिक स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज चिलिंग? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स एट टेम्परेचर्स above freezing and below 15 degrees Celsius is known as refrigeration और chilling। जब भी हमने फूड को प्रिजर्व करना है लो टेम्परेचर पर, कितना लो टेम्परेचर हो, मतलब कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर हो और बिलो 15 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इस रेंज के अंदर जब हम फूड को स्टोर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन या चिलिंग का नाम देते हैं। It is used to reduce the rate of biochemical and microbiological changes so that the shelf life of fresh and processed food can be increased। ये जो हम प्रोसेस करते हैं चिलिंग का, इससे हम जो बायोकेमिकल और जो माइक्रोबियोलॉजिकल चेंजेस हो रही होती हैं उनको रोक सकते हैं और फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। चिलिंग causes minimal changes to sensory characteristics and nutritional properties of foods। जो चिलिंग का प्रोसीजर है या रेफ्रिजरेशन का प्रोसीजर है, यहाँ पर दोनों वर्ड्स का मतलब सेम लूंगा मैं। तो इस प्रोसीजर के अंदर जो फूड की सेंसरी प्रॉपर्टीज होती हैं और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल मेथड है। फिर हम ये देखते हैं कि चिलिंग से हमारे पास क्या क्या चीज़ स्टॉप हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रुक सकती है, इसी के साथ साथ जो मॉइस्चर लॉस होता है वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम। पोस्ट हार्वेस्ट एंड पोस्ट स्लॉटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, उनको भी रोका जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्लांट को मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन होती है, तब भी जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो एंजाइमेटिक चेंजेस होती हैं वो हो रही होती हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो जब उनको स्लॉटर कर लिया जाता है तब भी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जारी होती हैं, तो उनको रोकने के लिए चिलिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। डिट्यूरेटिव केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग एंजाइम कैटालाइज्ड ऑक्सीडेटिव ब्राउनिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, इसको रोका जा सकता है। केमिकल चेंजेस एसोसिएटेड with color degradation, autolysis of fish and loss of nutritive value of food, इन तमाम चीज़ों को हम रोक सकते हैं। कलर डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, फिश की ऑटोलाइसिस को रोक सकते हैं और लॉस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हम ये स्टडी करते हैं कि चिल्ड फूड्स की कैटेगरीज कौन सी होती हैं, मतलब कितने टेम्परेचर पर किस फूड को हमने स्टोर करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि -1 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर रेंज के अंदर
हम जिन फूड्स को स्टोर करेंगे उनमें हमारे पास फ्रेश फिश आती है, मीट्स, सॉसेजेस, स्मोक्ड मीट, ग्राउंड मीट। इसी तरीके से जब हम आगे मूव करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक जिन फूड्स को स्टोर करना है उनमें हमारे पास पास्चराइज्ड मिल्क, कैन्ड मीट, क्रीम, सैलेड, सैंडविचेस, बेक्ड फूड्स, सूप्स एंड सॉसेस, इसी के साथ योगर्ट। आप लोगों को यहाँ पर इसके साथ जो पिक्स है वो भी शो हो रही होंगी जिसमें इन फूड्स को हमने स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम आगे मूव करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक हम किन फूड्स को स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सॉफ्ट फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट जूसेस आते हैं, कुक्ड राइस आ जाती है, और इसी के साथ हमारे पास इसी टेम्परेचर रेंज में हार्ड चीज और बटर भी आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जब भी हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अप्लाई करना होता है तो इसमें इक्विपमेंट्स किस तरह की यूज होती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रन कर सकते हैं। आइए इसके मुतालिक देखते हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको ये बता दूं कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नॉन मैकेनिकल और नेचुरल सिस्टम्स, नंबर 2 मैकेनिकल सिस्टम्स। जो नॉन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो नेचुरली ऑपरेट करता है, यानी कि अगर हम किसी भी आइस क्यूब्स को या फिर किसी भी फ्रीजिंग मिक्सचर को उठाकर हम जो हमारी फूड होती है उसके साथ रख देते हैं या उसके ऊपर रख देते हैं उसको ठंडा करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। घरों में भी हम नॉर्मली ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इसकी दूसरी टाइप है मैकेनिकल सिस्टम्स, इसमें हम मैकेनिकल मेथड को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं मैकेनिकल सिस्टम के अंदर, जो कि इस क्लोज सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता रहता है और फिर वो बॉयल होता है, वेपर फॉर्म में आ जाता है लो टेम्परेचर पर। उसके बाद वो हीट एब्जॉर्ब करता है अपनी इन्वायरमेंट से, जो उसके आसपास फूड मटेरियल पड़ा होगा वो हीट वहां से लेगा और दोबारा वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस स्टेट के अंदर, और जो गैशियस रेफ्रिजरेंट होता है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर एक सूटेबल मैकेनिज्म के थ्रू। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दोबारा अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारे पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। अब ये क्या करता है, जो मैकेनिकल रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, ये जब रोटेट कर रहा होता है तो जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर से जो हीट निकल रही होती है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये वेपर फॉर्म में आ जाएगा, गैशियस स्टेट में आ जाएगा। जब ये गैशियस स्टेट में आ जाएगा देन उसके बाद ये वापस रोटेट करता रहेगा और ये रिकन्वर्ट हो जाएगा अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर एक और प्रोसेस के जरिए। वो प्रोसेस होता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल या वेपर कंप्रेशन साइकिल। जब ये वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा देन अगेन ये साइकिल स्टार्ट होगी और अगेन ये मूव करना शुरू कर देगा, और फिर उसके बाद ये दोबारा से जो फूड मटेरियल्स होंगे उनकी हीट एनर्जी अपने पास ले लेगा, गैशियस स्टेट में चला जाएगा, और गैशियस स्टेट में जाने के बाद ये दोबारा से जो कंप्रेशन साइकिल है या एब्जॉर्प्शन साइकिल है उसके थ्रू पास होगा और दोबारा से ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है और जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर रहती हैं लो टेम्परेचर पर, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमने ये देखना है कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल और वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या फ़र्क है। ये दोनों साइकिल्स यूज होती हैं हमारे पास मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, द रेफ्रिजरेंट मूव्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट। जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है गैशियस स्टेट में। द गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन अ सुटेबल फ्लूइड एंड लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज रीजनरेटेड। जो गैस बन जाती है, मतलब जो लिक्विड से गैशियस स्टेट में आया था लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा, वो गैस एब्जॉर्ब हो जाती है एक सूटेबल फ्लूइड के अंदर और दोबारा से लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो रीजनरेट हो जाता है। ये होता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर इसका एक स्टेप है ये। देन हम देखते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या होता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिस डिवाइस का नाम होता है कंप्रेसर, विच कंप्रेस द गैशियस रेफ्रिजरेंट। दिस सिस्टम इन्वॉल्व 4 पार्ट्स: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व
एंड इवेपोरेटर। यानी कि वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमने एक डिवाइस यूज करनी है, कंप्रेसर लगाना है अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, जिससे क्या होगा कि जब आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट आसपास की फूड्स की हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में चला जाएगा, तो उसके बाद हम कंप्रेसर को यूज करेंगे, जिसके जरिए जो गैसियस सिस्टम जो दोबारा से वो लिक्विड में आ सकता है और जो हमारा जो ये प्रोसेस है ये कैरी आउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इसमें 4 पार्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंप्रेसर नहीं, बल्कि कंप्रेसर के साथ कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर वगैरह भी होने चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास चिलिंग इक्विपमेंट्स कौन सी आती हैं। हमारे पास मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर जो हम घरों में यूज आम भी कर लेते हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाए तो हमारे पास क्रायोजेनिक सिस्टम भी आता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखना है अब कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। जहाँ पर ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो डायग्राम आप लोगों को शो हो रही है, इसको आपने वाज़ेह तौर पर देखना है और अंडरस्टैंड करना है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे टॉप पॉइंट से, जहाँ पर लिखा हुआ है मोटर कंप्रेसर। यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि मैकेनिज्म थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म के अंदर, देन वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, साइकिल चलती रहेगी। इसको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कंप्रेसर से। जब भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस पूरी साइकिल के अंदर मूव कर रहा होगा तो वो फूड मटेरियल से जो हीट एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट ले लेगा, देन वो पास हो जाएगा कंप्रेसर से। जब वो कंप्रेसर से मूव करेगा आगे की तरफ, तो जो आगे हमारा स्टेप आप लोगों को राइट साइड पर यहाँ पर शो हो रहा होगा, कंडेंसर में चला जाएगा। वो कंडेंसर का काम ये होता है कि वो उस जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है जिसके अंदर हीट वगैरह होती है, उसको ये जो गैसियस स्टेट में जा चुका होता है उसको ये वापस कंडेंस करता है। कंडेंस करने का मतलब ये है उसको हल्का सा वापस लिक्विड स्टेट में लेकर आता है। देन जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है वो गैसियस स्टेट से हमारा जो ये रेफ्रिजरेंट है ये अगेन मूव करता है आगे की तरफ। आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ आके लेफ्ट टर्न कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा एक्सपेंशन वॉल्व। यहाँ पर पहुंचकर ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ये एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन वॉल्व के जरिए एक्सपैंड होता है और जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है वो एक मिक्सचर बन जाता है, वेपर लिक्विड मिक्सचर बन जाता है जो कि एटमाइज्ड फॉर्म के अंदर होता है। देन ये आगे मूव करता है रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सपेंशन वॉल्व को पास करने के बाद, और लेफ्ट साइड पर आपको शो हो रहा होगा इवेपोरेटर। यहाँ पर जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर का काम फिर ये होता है कि वो रेफ्रिजरेटर के साथ लगा होता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर से जो भी फूड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं उनकी हीट एनर्जी को ये यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। दोबारा से ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है, देन कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर इसको थ्रो करता है आगे कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर उस जो वेपर फॉर्म में हीट एनर्जी के साथ हीट एनर्जी मिली होती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जो इस वक्त गैसियस फॉर्म में होता है, कंडेंसर उसको अगेन कंडेंस कर देता है, उसको वापस लिक्विड फॉर्म में लेकर आता है। देन ये आगे की तरफ मूव करता है एक्सपेंशन वॉल्व की तरफ। एक्सपेंशन वॉल्व में पहुंचकर ये एक्सपैंड होता है, एटमाइज्ड मिक्सर बन जाता है। वेपर लिक्विड मिक्सचर बनने के बाद ये दोबारा से इवेपोरेटर के अंदर जाता है और यहाँ पर वो अगेन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से ये करके साइकिल चलती रहती है और जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने रखी होती हैं ये वहाँ पर जो लो टेम्परेचर पर स्टोर रह सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम्स जो होते हैं, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम्स को। ये भी जैसे मैंने पहले बताया कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर का आपको बता दिया, तो क्रायोजेनिक सिस्टम के अंदर हम क्रायोजेनिक चिलर्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं। जब आपको पता है कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है ये कितना ज़बरदस्त एक कूलिंग मटेरियल है जो फूड मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो रिमूव कर देती है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन को फूड मटेरियल में से, और जो लिक्विड क्रायोजेंस होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रायोजेनिक सिस्टम्स जो होते हैं वो काम करते हैं। देन हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स की
जो तीन टाइप्स हैं, तीन कैटेगरीज हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। नंबर 1 हाई टेम्परेचर सिस्टम, नंबर 2 मीडियम टेम्परेचर सिस्टम एंड नंबर 3 लो टेम्परेचर सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर सिस्टम की। हाई टेम्परेचर सिस्टम जो होता है वो मोस्टली काम करता है -3.9 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा, इस टेम्परेचर रेंज के अंदर, यानी कि -3.9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक ये काम करता है। और ये मोस्टली कहाँ यूज़ होता है? एयर कंडीशनिंग के अंदर या कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट्स के अंदर। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास मीडियम टेम्परेचर सिस्टम जो होता है वो -3.9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -17.8 डिग्री सेल्सियस तक यूज ऑपरेट कर सकता है। और ये यूज होता है फूड स्टोरेज के लिए या अदर एप्लीकेशंस के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास लो टेम्परेचर सिस्टम है जिसके अंदर -17.8 डिग्री सेल्सियस या इससे भी जो लो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल मैंने आप लोगों को बता दिया है रेफ्रिजरेशन का, कि रेफ्रिजरेशन के जो जनरल होते हैं। अब इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो भी आ रहा है और चिलिंग टेम्परेचर भी आ रहा है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं। इसलिए इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी है और नीचे भी है। अब हम पढ़ने लगे हैं स्पेसिफिकली, दोबारा से हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। चिलिंग टेम्परेचर हम स्टडी कर रहे थे, तो चिलिंग टेम्परेचर को हम अब पढ़ने लगे हैं। चिलिंग टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, इसके अलावा फूड डिस्प्लेइंग कैबिनेट्स के अंदर। आपने देखा होगा सुपर स्टोर में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहां पर जो कैबिनेट्स के अंदर उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह रखी होती हैं, इस तरह के और फूड मटेरियल्स। देन कमर्शियल कोल्ड स्टोर्स, जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बड़े स्टोर्स में स्टोर किया जाता है। या इसके अलावा कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज फैसिलिटीज, यानी कि CA स्टोरेज, इसके मुतालिक भी हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फूड्स को कूल करने के। जहां पर मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आप लोगों से डिस्कस कर लूं और आप लोगों को बता दूं, अ फॉल इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूसेस द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस बाय 1/2। के जब भी हम जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको हम किसी भी फूड मटेरियल में कम कर देते हैं, तो उस फूड मटेरियल के अंदर जो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो 1/2 पे आ जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं। इसीलिए जो फूड होती है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो तकरीबन डबल हो जाती है। कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस किसी भी चीज में से, फॉर एग्जांपल किसी का इनिशियल टेम्परेचर 30 है, 40 है, जब आप उसमें से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर देंगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो हाफ हो गए हैं। तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो तकरीबन डबल हो गई है। इसी तरीके से आप देख लें कि जब हम उसका टेम्परेचर 10 की बजाय 20 डिग्री सेल्सियस किसी फूड का कम कर देंगे, तो इट मीन्स कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 4 गुना बढ़ गई है। पहले डबल हुई थी, अब वो 4 गुना बढ़ गई है, 4 टाइम्स। फिर हम ये देखते हैं कि ब्रेड इज कूल। जो ब्रेड को हम कूल करते हैं अमूमन बेकिंग के बाद, वो इसलिए करते हैं ताकि उसके स्लाइसेस वगैरह आराम से बन सकें। इसी तरीके से जो बीफ होता है उसको भी हम कूल करते हैं स्लॉटरिंग के बाद, ताकि उसकी जो सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सही रह सकें। देन हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं उसके अंदर हम वाटर को कूल करते हैं कार्बोनेशन से पहले। वो इसलिए कूल करते हैं ताकि वाटर को कूल करने से बाद में जो उसके अंदर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाती है। फिर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि जब भी हमने फूड मटेरियल को लो टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है तो उससे पहले हम उसकी प्री ट्रीटमेंट करते हैं, फूड को रेडी करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं ताकि उसको हम लो टेम्परेचर पर स्टोर कर सकें। इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँ कि फूड रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जब उनको गैदर किया जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है या स्लॉटरिंग की जाती है, तो उन मटेरियल्स को भी साफ करना भी ज़रूरी होता है। जो बीफ कार्केसेस होते हैं उनको वॉश किया जाता है, डी वाटर्ड किया जाता है। डी वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डी वाटरिंग नहीं करेंगे तो फिर वो उसकी वो क्वालिटी नहीं रहेगी बीफ मीट की। तो बीफ कार्केस को वॉश किया जाता है, डी वाटर किया जाता है, उसके बाद उसको स्टैक्स बना के लगा दिया जाता है चैम्बर्स के अंदर, और उन स्टोरेज रूम्स के अंदर अल्ट्रा वायलेट लैंप्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में। फिर देखते हैं हम कि जो एग्स होते हैं उनको डिप किया जाता है सूटेबल मिनरल ऑयल के अंदर 12 to 14 आवर्स आफ्टर लेइंग, के
एग ले होने के तकरीबन 12 से 14 घंटे के बाद उनको सूटेबल ऑयल मिनरल ऑयल के अंदर डिप कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन हो रही होती है के अंदर, और साथ में जो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है वो रुक जाती है, और जो फ्रेश एग्स की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रह सकती है। देन उसको हम एग्स को ले आते हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर, जहां उसको हमने स्टोर करना होता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनको भी हम पहले वॉश करते हैं, इनकी ड्रेनिंग करते हैं, देन उनके बाद इनको स्टोर करते हैं। इसी तरीके से लेमन्स, पपाया और जो नेक्टरीन्स होते हैं उनको हम हॉट वाटर के अंदर इमर्स करते हैं 46 टू 54 डिग्री सेल्सियस तक फॉर 1 to 4 मिनट्स। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्यूकम्बर्स होते हैं और रूट क्रॉप्स होते हैं उनकी वैक्सिंग की जाती है, और वैक्स करने के बाद ताकि उनकी जो अपीयरेंस है और जो कीपिंग क्वालिटीज़ हैं वो सही रह सकें। वैक्सिंग मटेरियल के बारे में भी हम आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। जो हम वैक्सिंग मटेरियल होता है, वैक्स मटेरियल, वो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं क्लियर बना के, ताकि वो स्टोर रह सकें, सेव रह सकें। देन हम देखते हैं कि हम डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, एसीटेट के साथ, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं ताकि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट किया जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो प्लांटेन्स होते हैं इनकी राइपनिंग को भी रोका जा सकता है। किसकी एप्लीकेशन से? प्यूराफिल की एप्लीकेशन से। और जो मैंगोस की राइपनिंग है उसको रोका जा सकता है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड से। फिर हम ये देखते हैं कि जो अनियंस, पोटैटोस, कैरेट्स होती हैं इसके अंदर स्प्राउटिंग का जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको भी रोका जा सकता है फिनाइल कार्बामेट्स के जरिए, मैलेइक हाइड्रोजाइड के जरिए एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो इथाइलिन गैस होती है उसको हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं एज अ कलर मॉडिफायर टू डी ग्रीन सिट्रस फ्रूट्स, जब हमने सिट्रस फ्रूट्स को उसकी डी ग्रीनिंग करनी होती है। फिर हम बात करते हैं इरेडिएशन की, तो इरेडिएशन की जो टेक्निक है उसको भी हम यूज़ करते हैं। जो स्टोरिंग चैम्बर्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको हम क्या करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए। इसी तरीके से जो हम इरेडिएशन की टेक्निक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मीट के ऊपर, ताकि उसकी जो सरफेस के ऊपर माइक्रोफ्लोरा हैं और जो पैरासाइट्स हैं उनको किल किया जा सके। देन हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं। जब हम बात करते हैं होम लेवल की, तो अनियंस, गार्लिक, जिंजर, पोटैटोज, उनको हम स्टोर करते हैं किसी भी कूल कॉर्नर ऑफ हाउस में, जो भी घर का ठंडा खाना हो, मतलब ठंडी जगह हो, कैबिनेट्स हो, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि उसको लाजमी आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर ही रखना है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मीट, फिश, एग्स और इसी तरह की दूसरी जो पेरिशेबल फूड्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं लो टेम्परेचर पर, यानी कि 4 to 10 डिग्री सेल्सियस तक। और लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी है कि हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको पहले वॉश कर लें, देन डी वाटर कर लें। यहाँ पर यह प्रॉब्लम हमें देखने को आती है कि अक्सर हाउस वाइफ्स ये कहती हैं कि हमने फ्रूट्स को वॉश किया, देन रेफ्रिजरेटर में रख लिया, मगर उसकी जो क्वालिटी थी वो ख़राब हो गई। वो इसलिए ख़राब हो जाती है कि जब आप उसको वॉश कर रहे हैं उसके अंदर वाटर ऐड हो गया है, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर उसकी आप डी वाटरिंग भी करें, मतलब वाटर रिमूव भी करें। वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं आप? सबसे आसान मेथड है उसकी सन ड्राइंग कर लें थोड़ी सी, या फिर इवेपोरेशन वैसे ही हो जाएगी। तो डी वाटरिंग करने के बाद मॉइस्चर जो उसमें ऐड हुआ था उसको रिमूव करने के बाद देन उसको आप स्टोर करें रेफ्रिजरेटर के अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज प्रोसीजर के अंदर कोल्ड स्टोर्स यूज़ किए जाते हैं। बहुत बड़े लेवल पे ये कोल्ड स्टोर्स होते हैं, लार्ज रूम्स होते हैं, हॉल्स होते हैं, जिनके अंदर हम जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं या ट्यूबर्स होते हैं उनको स्टैक्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं कि फैक्टर्स इफेक्टिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड्स को। यहाँ पर बता दूंगा 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से जो कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड्स है वो इफेक्ट होता है, यानी कि टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोरेज एटमॉस्फेयर एंड नंबर 4 वेंटिलेशन। इन चारों फैक्टर्स को हमने अब डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर सेट करेंगे, टेम्परेचर आप लोग अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर सेट करेंगे, लो करेंगे, तब ही जो फूड है वो स्टोर सही तरीके से हो सकती है। अब टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है मजीद आगे 4
पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1, नेचर ऑफ फूड, कि किस तरह की फूड जो है वो आप यूज कर रहे हैं। जैसी फूड होगी उस तरह का टेम्परेचर उसे आप देंगे। लो टेम्परेचर होगा बट कितना होगा वो फूड के मुताबिक होगा। नंबर 2, एस्टिमेटेड डिजायर्ड पीरियड ऑफ स्टोरेज, कि आपने कितने टाइम के लिए स्टोर करना है। अगर आपने लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर करना है तो ऑब्वियसली आप उसको टेम्परेचर ज़्यादा लो कर देंगे उसका, ताकि वो ख़राब ना हो। अगर आपने उसको स्टोर करना है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ आवर्स के लिए, तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा कम ना करें, लो टेम्परेचर, नॉर्मल लो टेम्परेचर करते हैं तो वो भी चल जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर, कि जो स्टोरेज एटमॉस्फेयर, कि स्टोरेज एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या है गैसेस की, कौन सी गैस कितनी अमाउंट में मौजूद है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देन हम आगे मूव करते हैं प्री ट्रीटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल है उसकी आपने प्री ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं, वो मैं आप लोगों से थोड़ी सी शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद क्लियर हो जाएं। नंबर 1 ये कि 1 टन ऑफ ग्रीन बीन, स्वीट कॉर्न, ओकरा और ग्रीन पीस स्टोर्ड फॉर 24 आवर्स एट 4.5 डिग्री सेल्सियस जनरेट ओवर 252 किलो कैलोरीज। यानी कि अगर आपके पास ग्रीन बीन, स्वीट कॉर्न, ओकरा या ग्रीन पीस का 1 टन है और उसको आप 24 आवर्स के लिए स्टोर करते हैं 4.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट करेगा, 252 किलो कैलोरीज। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर सेम कंडीशंस हम देते हैं किसको, पोटैटोज को या कैरेट्स को, यानी कि 1 टन की अमाउंट है, 24 आवर्स के लिए आपने स्टोर करना है और टेम्परेचर आपने देना है 4.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितनी हीट एनर्जी जनरेट करेंगे, 504 टू 1260 किलो कैलोरीज, यानी कि हीट वो चेंज जनरेट कर रहे हैं। देन हम सेम कंडीशन अगर देते हैं ग्रेप फ्रूट्स को, लेमन्स को, ऑरेंजेस को, तो हमें पता लगता है कि ये 504 टू 1260 किलो कैलोरीज भी, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट उतना ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप ये कंडीशंस किसी को देते हैं तो जो आपके पास हीट एनर्जी जनरेट होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट फूड्स के लिए, इट वेरीज। जब ये वेरी करती है तो नेचर ऑफ फूड के मुताबिक आपने उनको टेम्परेचर देना है। फिर हम ये देखते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज हैं, फर्म, राइप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको आप स्टोर करते हैं जो ऑप्टिमम चिलिंग टेम्परेचर होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एक ऑप्टिमम रखते हैं, तो ये स्टोर रह सकती हैं लेस देन 2 वीक्स। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास बीफ, मटन, पोल्ट्री, फिश, लेमन्स, नेक्टरीन्स, कैबेज, कैरेट्स, ये तमाम चीज़ें हैं, इनको आप स्टोर करें जस्ट अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ दे सकती हैं। देन हम देखते हैं कि अगर हमने ऑरेंजेस, पाइन एप्पल्स और पोटैटोज को आपने स्टोर करना है तो इनको आप 2 to 7 डिग्री सेल्सियस स्टोर कर लें, इनके लिए एनफ होगा। देन हम ये देखते हैं कि जो बनानास, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स, लाइम्स, मैंगोज, टमाटोज, ग्रीन बीन्स, कुकुम्बर्स एंड स्वीट पोटैटोज होते हैं, इनको स्टोर करें आप 7 to 13 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैक्सिमम लाइफ इनकी दे सकते हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर हो सकते हैं। इसी के साथ ग्रीन लेमन्स, ऑरेंजेस, कैरेट्स, कैबेज, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, इनको अगर आपने स्टोर करना है तो ये 3 महीने तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं अगर आपने इनको ऑप्टिमम कंडीशंस दे दी हैं टेम्परेचर की और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट ज़बरदस्त जो है वो एक्सप्लेन कर दूं कि इंसुलेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब भी आपने फूड को स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर के अंदर या किसी भी लो टेम्परेचर इक्विपमेंट के अंदर, तो इंसुलेशन आपने बहुत ज़बरदस्त बनानी है। अगर अच्छी इंसुलेशन होगी, गुड इंसुलेशन होगी, तो आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब आपने इंसुलेशन के अंदर इंसुलेशन मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी जो हीट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत लो हों, राइट। देन हम देखते हैं कि temperature difference between refrigeration coils and storage atmosphere. Smaller temperature difference is preferable because large temperature difference promotes vapor condensation on cooling coils. यहाँ पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बाहर का स्टोरेज एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर
और जो रेफ्रिजरेशन कॉइल्स हैं, जिन कॉइल्स के अंदर रेफ्रिजरेंट मूव करना होता है, उनके टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क ना हो। यानी कि जो स्टोरेज एटमॉस्फेयर है जहाँ पर फूड रखी हुई है आपने, वहाँ का जो टेम्परेचर है और जो वहाँ से कॉइल्स गुजर रही हैं जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है और उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो इन दोनों के दरमियान ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो मसला बन सकता है। वो कैसे मसला बन सकता है कि जो कूलिंग कॉइल्स होंगी उनके ऊपर कंडेंसेशन की वेपर कंडेंसेशन जो होती है वो हो सकती है। फिर हम टेम्परेचर के बाद मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपने फैक्टर्स जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज ऑफ फूड्स के, कि हमने जब फूड्स को स्टोर करना है कोल्ड स्टोरेज पर, तो टेम्परेचर हमने स्टडी कर ली है। अब हम मूव कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तरफ। इसमें हम ये देखते हैं कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनकरेज माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि जो मोल्ड्स और यीस्ट होते हैं वो तकरीबन 85 to 90% या 90 to 92% रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो मोल्ड्स हैं वो 85 to 90% और जो यीस्ट है वो 90 to 92% जो होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ग्रो कर लेती है। जबकि जो बैक्टीरिया होता है वो बस उनको नॉर्मल भी थोड़ी सी जगह मिल जाए, नॉर्मल उनको कंडीशन मिल जाए, वहां पर भी वो ग्रो कर जाते हैं। अगर आप हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मसला कर रहे हैं, माइक्रोब्स वहां पर ग्रो होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देते हैं तो उसमें आपको मॉइस्चर लॉस का सामना करना पड़ सकता है, विल्टिंग इन फ्रूट्स हो सकती है, वेजिटेबल्स में विल्टिंग हो सकती है और एनिमल टिश्यूज़ में डैमेज हो सकता है और आपको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ना आपने हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी देनी है ना आपने लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देनी है। नमी का तनासुब जो आबो हवा में है उसको आपने मॉडरेट रखना है, ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने देनी है। अब आपने ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी देनी है, जैसे कि मीट के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं यहाँ पर कि मीट हमारे पास है, तो जो ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं आप। अगर आपने मीट को स्टोर किया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92% होनी चाहिए। अगर आपने मीट को स्टोर किया हुआ है 2.2 डिग्री सेल्सियस पर तो 88% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने मीट को स्टोर किया हुआ है 4.4 डिग्री सेल्सियस पर तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है फूड स्टोरेज को। उसमें हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोरेज टेम्परेचर, कि जब भी फूड को हमने स्टोर करना है किसी भी स्टोरेज रूम के अंदर तो वहां पर कॉम्पोजिशन क्या है गैसेस की। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो O2 होती है मतलब ऑक्सीजन होती है वो हमने स्टोरेज एटमॉस्फेयर में 21% से कम करके 10% तक ले आनी है ताकि वहाँ पर जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनकी रेस्पिरेशन ना हो सके। देन हमने ये देखना है कि जो CO2 है स्टोरेज एटमॉस्फेयर के अंदर उसको हमने 0.04% जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको बढ़ाकर हमने इंक्रीज करके 10% तक ले आना है। फिर हम ये देखते हैं कि हम ओजोन गैस को भी हम यूज़ कर सकते हैं जहां पर हमने हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी देनी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर हम ओजोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता दूं एक कि जो हमारे पास एग्स होते हैं अगर हम उनको 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अगर हम उनको रखना चाहते हैं तो हम उनको 1.5 ppm ओजोन अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आपने उनको स्टोर करना है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर यानी कि 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर तो आप ओजोन के बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे स्टोर करना है तो ओजोन की जो एप्लीकेशन है वो ज़रूरी हो जाती है अच्छी क्वालिटी के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है जिसे हम CA स्टोरेज भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है इस सारे प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि जब भी आपने फूड मटेरियल्स को स्टोर करना होता है तो आप एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं उसकी जो अमाउंट जैसे मैंने पहले बताया O2 CO2 ओजोन इनको ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं ताकि फूड मटेरियल स्टोर रह सकें। तो ऐसा स्टोरेज रूम, ऐसा स्टोरेज जिसके अंदर हमने एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उसको आपने कंट्रोल कर लिया है, मतलब कि उसको इंक्रीज करके डिक्रीज करके, उसे हम कहते हैं CA स्टोरेज मतलब कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज। देन हम फोर्थ फैक्टर की तरफ आते हैं जिससे हमारी जो फूड मटेरियल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं स्टोरेज में।
दैट इज़ वेंटिलेशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स ना आए, फ्लेवर्स उनके चेंज ना हो, हमें ही करना चाहिए कि हमें प्रॉपर जो वेंटिलेशन का सिस्टम है वो बना देना चाहिए, ताकि जो हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डर्स और फ्लेवर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस ना कर दें, जो मतलब कि ख़राब ऑर्डर्स और फ्लेवर्स होते हैं फूड के अंदर वो ना आ सकें। देन हम ये देखते हैं टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, के हमने अगर टेम्परेचर को यूनिफॉर्म मतलब कि करना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टोरेज रूम के अंदर जो टेम्परेचर है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी एक स्मूथ उसमें चलती रहे, मेंटेन रहे, तो वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहे तो वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए स्टोरेज रूम के अंदर। देन हम ये देखते हैं इफ़ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते, देन फूड प्लेस्ड इन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मे अंडरगो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। तो जो फूड होती है जो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अगर हम स्टोर की होती है उसके अंदर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जो है वो हो सकती है, माइक्रोब्स अटैक कर सकते हैं, इसलिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। देन हम आगे आते हैं और ये हम स्टडी करते हैं कि डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं चिलिंग टेम्परेचर के, हमें फ़ायदा क्या होता है इससे। ग्रोथ ऑफ मेसोफिलिक एंड थर्मोफिलिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिटार्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं चिलिंग टेम्परेचर पर। मेसोफिलिक भी रुक जाते हैं, मतलब जो मॉडरेट टेम्परेचर रेंज पर ग्रो कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 44 डिग्री सेल्सियस, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं थर्मोफिलिक टेम्परेचर्स पे, मतलब कि 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक, वो तो ऑब्वियस बात है कि रुक जाएंगी उनकी ग्रोथ जब आप लो टेम्परेचर देंगे, चिलिंग टेम्परेचर देंगे। पीछे रहते हैं साइक्लोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लो टेम्परेचर पर भी ग्रो करने की काबिलियत रखते हैं। तो उनका क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, 0 to 15 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अगर आप मज़ीद इनकी बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी प्रॉपर इनकी कर दें तो वो किल भी हो सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड राइपनिंग यूजुअली डिक्लाइंस एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और जो राइपनिंग का रेट है वो डिक्लाइन हो जाता है जैसे ही आप टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हो। और यहाँ पर एग्जांपल दी है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स की उन्होंने। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो आफ्टर हार्वेस्टिंग या आफ्टर पिकिंग, जब उनको तोड़ लिया जाता है और स्टोरेज रूम में रख दिया जाता है तो वहाँ पर भी वो अपना जो राइपनिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इथाइलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं चिलिंग टेम्परेचर के। तो सबसे जो बेसिक इसका और मेजर इसका अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस में पहला पॉइंट है वो है कोल्ड शॉर्टनिंग। कोल्ड शॉर्टनिंग की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर औकात हमें फेस करना पड़ता है। व्हाट इज़ कोल्ड शॉर्टनिंग, इसके मुतालिक हम देखते हैं एनिमल मसल विच इज़ एक्सपोज्ड इमीडिएटली आफ्टर स्लॉटर कैन अंडरगो अ डेट्रीमेंटल अकरेंस नोन एज कोल्ड शॉर्टनिंग। एनिमल मसल जो होता है अगर उसको हम एक्सपोज करवा दें स्लॉटर के फ़ौरन बाद, मतलब कि बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, तो क्या होता है कि इसको हम अगर चिलिंग टेम्परेचर पर रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको स्लॉटर किया और फ़ौरन हमने उसको रख दिया चिलिंग टेम्परेचर पर, तो उसमें जो डेट्रीमेंटल अकरेंस है वो हो सकती है और उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कोल्ड शॉर्टनिंग। और ये मोस्टली ऐसा होता है अगर हमने स्लॉटरिंग के फ़ौरन बाद जो मीट है उसको हमने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है। ये होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि जो स्टोर्ड कैल्शियम आयंस होते हैं सेक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद होता है, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर हुए होते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही उनको बाहर से कोल्ड स्टिमुलस मिलता है। ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं मज़ीद के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी मीट की। अब बात आती है कि हम कोल्ड शॉर्टनिंग को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। कोल्ड शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करने के हमारे पास जो मेथड्स आते हैं उनमें सबसे जो मेजर मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के ज़रिए हम जो बीफ कार्केसेस होते हैं उनको उनकी स्लॉटरिंग और स्किनिंग वगैरह के बाद हम ये अप्लाई कर दें अगर, तो कोल्ड शॉर्टनिंग से बच सकते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है
कि हम जो बीफ कारकेस होता है या कोई भी मीट का कारकेस होगा उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से जो एटीपी रिजर्व होगा कारकेस के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब एटीपी रिजर्व कम होना शुरू हो जाएगा तो कोल्ड शॉर्टिंग का जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था वो अब नहीं आएगा। इस तरीके से हम जो कोल्ड शॉर्टनिंग के बाद एक और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं इसका चिलिंग टेम्परेचर का, वो होता है चिलिंग इंजरी। व्हाट इज चिलिंग इंजरी, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज डैमेज टू प्लांट पार्ट्स कॉज्ड बाय टेम्परेचर्स अबव द फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। ये वो डैमेज है प्लांट पार्ट्स को जो मिलता है जब भी हम उसको स्टोर करते हैं या उसको हम इंटरेक्ट करवाते हैं लो टेम्परेचर के साथ। लो टेम्परेचर मतलब कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर, यानी कि चिलिंग टेम्परेचर के साथ। जब भी हम चिलिंग टेम्परेचर देंगे तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो कुछ हमारे पास प्लांट पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं चिलिंग इंजरी की वजह से। प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन आर मोस्ट ससेप्टेबल टू चिलिंग इंजरी। जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओरिजिन के, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं चिलिंग इंजरी के। जो चिलिंग इंजर्ड लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो पर्पल या रेडिश फॉर्म में आ जाते हैं और बाज़ औक़ात वो विल्टिंग उनमें हो जाती है, विल्ट हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ सेंसिटिव स्पीशीज कैन बी इंजर्ड। दोनों जो फ्लावर्स भी इंजर्ड हो सकते हैं और फ्रूट्स भी इंजर्ड हो सकते हैं चिलिंग इंजरी से। फिर बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं चिलिंग इंजरी के। जब जो इनके सिम्टम्स की बात करें तो सरफेस के ऊपर ज़ख़म बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं और इंटरनल डिस्कलरेशन हो जाती है, डिस्कलर हो जाते हैं वो जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं और प्रॉपरली वो जो राइप नहीं हो सकते। और इसी तरह से जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो अटैक है वो आसान हो जाता है इनके ऊपर, ये ससेप्टेबल हो जाते हैं उनके लिए। जहाँ पर आप लोगों को पिक्चर के अंदर ये वैसे जो चिलिंग टेम्परेचर और जो फ्रूट्स की जो डिजीज़ हैं, ये एग्रीकल्चर की एक फील्ड होती है प्लांट पैथोलॉजी। उसके अंदर जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको डीपली स्टडी करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चिलिंग इंजरी के मुतालिक। तो चिलिंग इंजरी जो है आप लोगों को कुछ नीचे लेमन, ग्रेप फ्रूट और मैंडेरिन और साथ में स्वीट ऑरेंज शो हो रहे होंगे जिनके ऊपर आप लोगों को लीजन्स और स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। यही चिलिंग इंजरी है जब इनको हमने इंटरेक्ट करवाया है इसका चिलिंग टेम्परेचर के साथ। ये चिलिंग इंजरी हमेशा नहीं होती, बाज़ औक़ात हो जाती है ऐसे फ्रूट्स के अंदर जो ससेप्टेबल होते हैं इस चीज़ के। ये आप लोगों को मैंगोज़ के अंदर चिलिंग इंजरी शो हो रही होगी। फिर यहाँ पर हम एक देखते हैं, हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सुपर चिलिंग का। सुपर चिलिंग के मुतालिक भी आप लोगों को मैं बता दूं कि इट इज़ टाइप ऑफ चिलिंग इन विच फूड स्टोर्ड जस्ट बिलो द इनिशियल फ्रीजिंग टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। कि सुपर चिलिंग ऐसी चिलिंग होती है जिसमें हम फूड मटेरियल्स को ऐसे टेम्परेचर पर स्टोर करवाते हैं जो इनिशियल फ्रीजिंग टेम्परेचर से थोड़ा सा नीचे होता है, यानी कि 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग टेम्परेचर से आपने जहन में बात रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट आप जहन में बिठा लें, बाकी आगे चलकर मैंने इससे मुतालिक आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह देने हैं। फिर बात करते हैं कि जो पेरिशेबल फूड्स होती हैं जैसे कि फ़िश और मीट वगैरह होते हैं, उनको हम सुपर चिलिंग टेक्निक के ज़रिए स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड एट चिलिंग टेम्परेचर हैज़ 3 मेन एडवांटेजेस। सुपर चिलिंग अगर हम करते हैं तो इसके 3 बड़े एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं। नंबर 1, जो फूड की फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहती है। नंबर 2, जो फूड की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। एंड नंबर 3, सप्रेसिंग ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल माइक्रोब्स इसमें ग्रो नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के बाद चिलिंग टेम्परेचर को डिटेल में स्टडी किया। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इससे रेलिवेंट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसी चैप्टर नंबर 5 सेकंड हाफ है जिसमें हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर के मुतालिक पढ़ना है, इसकी डिटेल पढ़ेंगे। फ्रीजिंग टेम्परेचर की, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किन किन फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। और जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल masterg.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।